नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में झांक रहे हैं। 1950 और 60 का वो समय, और खास तौर पर महान फिल्मकार गुरुदत्त। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा में नुआर स्टाइल की शुरुआत की। तो आज का मकसद है गुरुदत्त के काम, ये नुआर शैली क्या है और भारतीय सिनेमा में उनका क्या योगदान रहा, इसे समझना। और एक मजेदार बात, उनका असली नाम वसंत शिवशंकर पाडुकोण है, पर कोलकाता में पले बढ़े, माँ बंगाली कहानियां पढ़ाती थीं तो वहां से उन्होंने दत्त सरनेम ले लिया। उनकी फिल्में वाकई अपने समय से बहुत आगे थीं। पता है, आज भी जर्मनी, जापान, फ्रांस में लोग देखते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, और ये नुआर शैली की जो बात है, इसका जिक्र पहली बार 1946 में एक फ्रेंच क्रिटिक नीनो फ्रैंक ने किया था। ये मूल रूप से अपराध, रहस्य और एक निराशावादी माहौल पर आधारित होती है। अमेरिकी फिल्मों ने इसे खूब अपनाया। ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कहानियों में अक्सर कोई खतरनाक औरत, मतलब फेम फताल, या फिर कोई नाकाम हीरो, एंटी हीरो, सख्त मिजाज जासूस, ये सब किरदार होते हैं। और गुरुदत्त ने इसे भारत में तब अपनाया जब ये यहाँ बिल्कुल नया था। हाँ। उनकी फिल्मों में ना सिर्फ कहानी नहीं, किरदारों के अंदर की उथल पुथल दिखती है। और कमाल यह है कि गानों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज किया, बल्कि कहानी आगे बढ़ाने, मूड बनाने, किरदारों की फीलिंग्स दिखाने के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उनका करियर भले ही 13 साल का रहा हो, पर उसे भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड माना जाता है। और हाँ, ये कहा जाता है कि उनकी अपनी जिंदगी के जो संघर्ष थे, मुश्किल बचपन, इंडस्ट्री में जगह बनाना, निजी नाकामियां, शायद वही उनकी फिल्मों के उस गहरे, उदास और थोड़े रहस्यमयी अंदाज की वजह बने। कुछ लोग तो उनकी फिल्मों को ऑटोबायोग्राफिकल भी मानते हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। उनकी खासियत ये थी कि वो हल्के फुल्के सीन्स में भी आपको जिंदगी की कड़वी सच्चाई पर सोचने को मजबूर कर देते थे। मतलब हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन पीछे एक उदासी की परत है। यही नुआर का टच है। अच्छा, तो कुछ फिल्मों पर बात करते हैं। प्यासा 1957 की, ये तो नुआर का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है ना? गुरुदत्त ने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एक्टिंग भी की। वहीदा रहमान, माला सिन्हा, वो विजय का किरदार, एक स्ट्रगलिंग पोएट, बेरोजगारी, प्यार में धोखा, मीना उसे छोड़ देती है, फिर उसे सहारा मिलता है गुलाबों में, जो एक तवाइफ है। वो समाज का अंधेरापन, मोहभंग, क्या ये नुआर का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल। नुआर में अक्सर हीरो सिस्टम से, समाज से मोहभंग हो चुका होता है, उसके आइडियल्स टूट चुके होते हैं। प्यासा में विजय यही दिखाता है। और वो माला सिन्हा और वहीदा रहमान के बीच का सीन आज भी याद किया जाता है। या फिर वो गाना जाने वो कैसे लोग थे, जिसमें विजय क्रॉस पर जीसस की तरह खड़ा है। ये सब समाज पर एक तीखी टिप्पणी है, नुआर के तरीके से कही गई। और गाने जैसे हम आपकी आंखों में, उसमें भी अजीब सी उदासी है। हाँ, जैसे वो आने वाले दुख का इशारा कर रहा हो। गानों ने कहानी को और गहरा बना दिया। फिर है आर पार 1953 की, ये तो नुआर कॉमेडी थी। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? हाँ, आर पार दिखाती है कि गुरुदत्त किसी एक दायरे में बंधे नहीं थे। उसमें कॉमेडी का हल्कापन था, लेकिन पीछे एक क्राइम की दुनिया, स्ट्रगल की कहानी भी थी। ओपी नैयर का म्यूजिक तो था ही कमाल का। हाँ, वो गाना कभी आर कभी पार। बिल्कुल। वो कालू, गुरुदत्त और निकी, श्यामा की पहली मुलाकात, जेल से छूटकर आया है, वो कार ठीक कर रही है, जैसे उनके रिश्ते की मुश्किलों का सिंबल हो। या जाजा बेवफा के दो अलग अलग वर्जन, वो भी नुआर वाला जादू दिखाते हैं हल्के अंदाज में। और कागज के फूल 1959 कहते हैं ये उनकी बेस्ट नुआर फिल्म है, पर चली नहीं बिल्कुल। इसे भी उनकी आत्मकथा कहा जाता है। ऐसा क्यों होगा कि चली नहीं? कागज के फूल शायद अपने वक्त से बहुत ज्यादा आगे थी। एक फिल्म डायरेक्टर की कहानी, प्यार, शादी, करियर, अकेलापन, इन सब के बीच वो टूट जाता है, शराब में डूब जाता है। ये शायद इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ ज्यादा ही निराशावादी थी, ज्यादा पर्सनल थी। उस वक्त दर्शक शायद ऐसी फिल्म के लिए तैयार नहीं थे जहां हीरो आखिर में हार जाए। पूरी तरह नुआर के अंधेरे में डूबी हुई उसकी सिनेमेटोग्राफी, वो क्लोजअप शॉट्स, सब किरदार के अंदर का दर्द दिखाते थे, जो नुआर का एसेंस है। सही बात है। और एक फिल्म बाज 1953 की, इसमें उन्होंने डायरेक्शन किया था। हाँ, बाज एक तरह की थ्रिलर थी। शिप पर स्ट्रगल और हीरोइन का रोल गीता बाली ने निभाया था। वो अपनी फीलिंग्स और पॉलिटिक्स के बीच फंसी है। तो ये दिखाता है कि गुरुदत्त ने नुआर के फ्रेमवर्क में भी
अलग अलग जॉनरा ट्राई किए, कॉमेडी, थ्रिलर, सोशल ड्रामा। और हाँ, एक और बात, उन्होंने सिनेमा को टेक्निकली भी कुछ चीजें दी, जैसे वो 100 mm क्लोज-अप शॉट्स किरदारों के मन का तनाव दिखाने के लिए, फिल्मबाजी में इसका जिक्र है, और कहानी कहने के लिए डांस का इस्तेमाल। ये उस वक्त बहुत नया था। हाँ, जब ये स्टाइल आसानी से एक्सेप्ट नहीं होती थी, तब उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल की। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, गुरुदत्त ने भारतीय सिनेमा को नॉर से मिलवाया। उन्होंने अंधेरे उदासी वाले विषयों को आम दर्शक तक पहुंचाया, विजुअल्स और संगीत से कहानी कही, और प्यासा, कागज के फूल जैसी फिल्में दी जो आज भी याद की जाती हैं। बिल्कुल, उनकी फिल्में सिर्फ मेलोड्रामा नहीं थीं, उन्होंने नॉयर को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। आजादी के बाद का भारत, उसका मोहभंग, आर्टिस्ट का स्ट्रगल, समाज की बातें, इन सबको दिखाने के लिए। और आखिर में एक सवाल, स्रोत ये बताते हैं कि गुरुदत्त की फिल्में आज भी जर्मनी, जापान, फ्रांस में देखी और सराही जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि दशकों पहले भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बने उनके मुद्दे आज भी इतने रेलेवेंट लगते हैं, वो भी इंटरनेशनली? ये उनकी आर्टिस्टिक विजन और इंसान की भावनाओं को समझने की उनकी गहरी पकड़ के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है।